हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय रा एकेडमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति के बारे में। चर्चा करेंगे कि उस समय ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए या नॉलेज आपके लिए किसी काम का हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों, अगर आपको अच्छी ना लगे तो डिसलाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने इस वीडियो को डिसलाइक क्यों किया है। दोस्तों, तो चलिए अब शुरू करते हैं ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति के बारे में। दोस्तों, ऋग्वैदिक काल मुख्यतः एक कबीलाई व्यवस्था वाला शासन था, जिसके सैनिक भावना प्रमुख थी। राजा को गोमत भी कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल एक कबीलाई वाला व्यवस्था था। कबीलाई वाला व्यवस्था था ऋग्वैदिक। कबीले की जो ये कबीले का परिभाषा होता है, यानी कबीले का शाब्दिक अर्थ होता है कुल। ऋग्वेद के समय में अनेक ग्राम के लोग संगठित होकर एक बड़े समूह के रूप में रहते थे और इस समूह के सभी लोगों के रहन सहन और तौर तरीके, खान पान, जीवन शैली आदि समान थे। इस समूह को कबीला कहा जाता था। कबीले का शाब्दिक अर्थ कुल होता है और ऋग्वेद के समय में अनेक ग्राम के लोग संगठित होकर एक बड़े समूह के रूप में रहते थे और इस समूह के सभी लोगों के रहन सहन, तौर तरीके, खान पान, जीवन शैली आदि समान होते थे। इसलिए इस समूह को कबीला कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल मुख्यतः एक कबीलाई व्यवस्था वाला शासन था, जिसमें सैनिक भावना प्रमुख थी। सैनिक भावना प्रमुख थी। राजा को गोमत भी कहा जाता था। इस काल में राजा को गोमत कहा जाता था। ऋग्वैदिक लोग जनों में व कबीलों में बटे होते थे। कबीले का एक राजा होता था जिसे गोप कहा जाता था। राजा को गोमत या फिर गोप कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कुल या फिर कहें परिवार हुआ करती थी। ऋग्वेद में सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई का क्या नाम था? कुल या फिर कहें परिवार हुआ करती थी। ऋग्वैदिक काल में सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कुल या फिर कहें परिवार हुआ करती थी। दोस्तों, इस काल में कुल के प्रधान को कुलप कहा जाता था। कुल के प्रधान यानी परिवार प्रधान को क्या कहा जाता था? कुलप कहा जाता था। कुल के प्रधान को कुलप कहा जाता था। कई कुल मिलकर ग्राम का निर्माण करते थे। कई कुल मिलकर ग्राम का निर्माण करते थे। ग्राम का निर्माण करते थे, जिसके प्रधान को ग्रामीणी कहा जाता था। ग्रामीणी कई कुल मिलाकर ग्राम का निर्माण करते थे, जिसके प्रधान को ग्रामीणी कहा जाता था। इसी के साथ अनेक ग्राम मिलकर विष का निर्माण करते थे। विष का निर्माण अनेक ग्राम मिलकर करते थे, जिसके प्रधान को विषपति कहा जाता था। अनेक ग्राम मिलकर विष का निर्माण करते थे, जिसके प्रधान को विषपति कहा जाता था। और अनेक विष मिलकर जन का निर्माण करते थे। जन का निर्माण जिसके प्रधान को राजन कहा जाता था। अनेक विष मिलकर जन का निर्माण करते थे, जिसके प्रधान को राजन कहा जाता था।
इस प्रकार आर्यों को प्रशासनिक भागों को 5 भागों में बांटा गया है, कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र में। आर्यों को प्रशासनिक आर्यों के प्रशासनिक भागों को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कुल में, ग्राम में, विश्व में, जन में और लास्ट में राष्ट्र में आर्यों को प्रशासनिक के कार्य को 5 भागों में बांटा गया है, कुल में, ग्राम में, विश्व में और जन में और राष्ट्र में। दोस्तों, इस काल में राजा वंशानुगत तो होता था, लेकिन जनता उसे हटा सकती थी। यानी राजा जन्म के आधार पर हो सकता था, लेकिन जनता में इतनी पावर थी, उसे जब चाहे हटा सकती थी। वह क्षेत्र विशेष का नहीं बल्कि जन विशेष का प्रधान होता था। वह क्षेत्र विशेष का नहीं, जन विशेष का। यह बात आप लोग याद रखिएगा, जन विशेष का प्रधान होता था। दोस्तों, इस काल में राजा का मुख्य कार्य युद्ध का नेतृत्व करना था। राजा को कर वसूलने का अधिकार नहीं प्राप्त था, वह सिर्फ युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहते थे और कर वसूलने का अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं था। जनता द्वारा स्वेच्छा से दिए गए भाग से उसका खर्च चलता था। जो जनता चाहे वह कर के रूप में देती थी और उसी से राजा अपना खर्च चलाते थे। दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में सभा, समिति तथा विदथ नामक प्रशासनिक संस्थाएं मौजूद थीं। सभा, समिति और विदथ नामक प्रशासनिक संस्थाएं मौजूद थीं। ये सब प्रशासनिक संस्था थीं, सभा, समिति तथा विदथ। दोस्तों, इन संस्थानों में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक प्रश्नों पर चर्चा होती थी। दोस्तों, सभा जो था वो श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी। सभा श्रेष्ठ यानी हाई क्वालिटी के लोग इसमें रहते थे, श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी। समिति आम जन प्रतिनिधित्व संस्था थी। समिति आम जन प्रतिनिधित्व यानी आम लोगों के बारे में चर्चा करती थी, सभा थी। जन प्रतिनिधित्व सभा थी, समिति। एवं विदथ सबसे प्राचीन संस्था थी, यानी सबसे प्राचीन संस्था कौन थी? वह थी विदथ। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा एवं समिति यह कैसी संस्था थी? यह राजा को सलाह मशवरा देती थी। दोस्तों, इस काल में राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था, जबकि भूमि का असली स्वामी जनता होती थी। राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था, जबकि भूमि का स्वामित्व जनता में निहित था। भूमि का स्वामी कौन होता था? भूमि का स्वामी जनता थी, राजा नहीं थी। भूमि का स्वामी जनता थी। दोस्तों, इस काल में बलि एक प्रकार का कर था जो प्रजा द्वारा स्वेच्छा से राजा को दिया जाता था। बलि एक प्रकार का कर था जो प्रजा द्वारा अपनी मर्जी से राजा को दिया जाता था। बलि एक प्रकार का कर था जो राजा द्वारा स्वेच्छा से प्रजा से लिया जाता था। प्रजा जो चाहे वह अपनी मर्जी से कर देती थी, और उस कर का नाम क्या था? बलि। दोस्तों, राजा का प्रशासनिक सहयोग
पुरोहित एवं सेनानी आदि 12 रतित करते थे। चारागाह के प्रधान को वाज्रपति एवं लड़ाकू दलों के प्रधान को ग्रामीणी कहा जाता था। ये 12 रत्निन कौन कौन थे? पुरोहित जो राजा का प्रमुख परामर्शदाता था, सेनानी सेना का प्रमुख था, ग्रामीण ग्राम का सैनिक पदाधिकारी था, उसी साथ महिषी ये राजा की पत्नी थी, सूत राजा का सारथी था, छत्री ये प्रतिहार थे, संग्रहित ये कोषाध्यक्ष थे, भागदूत कर एकत्र करने वाले अधिकारी थे, अक्षवाप लेखाधिकारी थे, गोवीकृत यह वन अधिकारी थे तथा पालागल यह राजा का मित्र था। दोस्तों यह सब नाम आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों इस काल में सैन्य संचालन बरात गढ़ व सर्द नामक कबीलाई संगठन करते थे। सैन्य संचालन कौन कौन करते थे? बारात गढ़ और सर्द नामक कबीलाई संगठन करते थे। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों आप लोग शेयर नहीं करते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि और लोगों का भी भला हो सके। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। हम ऋग वैदिक काल के राजनीतिक स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। राजनीतिक स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे, आर्थिक स्थिति के बारे में हम ऋग वैदिक काल के आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत हमें। दोस्तों धन्यवाद।